आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में तीन बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। पहली एटॉमिक मास, सेकेंड इज मॉलिक्यूलर मास एंड थर्ड इज द फॉर्मूला मास। तो शुरू करते हैं हम लोग एटॉमिक मास से। ये तीनों ही जो है बहुत ही फंडामेंटल आर्टिकल्स होते हैं बच्चों, और हमें सीखने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। देखो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड दैट इज एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास? अब इसके नाम से ये स्पष्ट है। एटॉमिक मास का मतलब हो गया एक एटम का मास, है ना। एटॉमिक मास का मतलब हो गया मास ऑफ एन एटम। तो इतनी सी इसकी डेफिनेशन है एक लाइन की। इट इज मास ऑफ एन एटम। चलो, पहली बात तो ये हुई। अच्छा, अब चूंकि एटम क्या होता है बच्चों, बहुत ही छोटा होता है। जैसे मान लीजिए हम घर से निकले तो माता जी ने कहा भाई जाइए 1 किलो चीनी लेके आइए। तो चीनी का मास हो गया 1 kg और 500 ग्राम और 2 kg। इस तरह के यूनिट्स में, किलोग्राम, ग्राम में हम लोग उनके मास को मेजर करते हैं, क्योंकि दैट मास इज सफिशिएंट और काफ़ी बड़ा मास होता है। तो मास और मतलब ग्राम और केजी में उसको मेजर करना ठीक है। अब हम कहें कि हाइड्रोजन एटम जो है 2 किलो का है या 50 ग्राम का है, तो इस तरह तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये जो एटम होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। तो उसके मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हैं वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, है ना। किलोग्राम, ग्राम में तो इस तरह से तो बोलते नहीं है। हाँ, उसको छोटे यूनिट को फिर किलोग्राम के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ग्राम के टर्म्स में भी बच्चों लिखा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक जो जनरल साइंटिफिक कम्युनिटी में जो यूनिट चलती है एटम्स को, मॉलिक्यूल को, या इस तरह की चीज़ों को जो बहुत ही छोटे हैं, तो वो मास के लिए एक नया यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, AMU। तो इस बात को भी लिख सकते हैं हम लोग कि एज एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना, बहुत ही छोटा होता है बच्चों, एक्सट्रीमली स्मॉल, इट्स मास थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, इट्स मास is measured, its mass is measured in terms of atomic mass unit, atomic mass unit। तो इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं बच्चों AMU, है ना। A for atom, M for mass and U for unit, atomic mass unit। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A.M.U। लेटेस्ट ट्रेंड है मास के, इस तरह के मास को लिखने का, उसको यूनिफाइड मास से लिखा जाता है ना। एटॉमिक मास यूनिट को ही नाम बदल के अब कर दिया गया है यूनिफाइड मास। तो उसको भी हमें नोट करना चाहिए कि these days, कॉमा, ये जो AMU है, AMU has been replaced, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। AMU has been replaced by unified mass, या शॉर्ट में केवल U। इतना बड़ा पूरा ना लिख के केवल U लिख देते हैं। बट वो जो वैल्यू है मास की, अगर हम AMU को kg में देखें या यूनिफाइड मास को kg में देखें, एक ही बात है, केवल नाम का फर्क है बच्चों, है ना। जो रेफरेंस है वो उतना ही है, जितना मास ये होता है उतना ही मास ये भी होता है। बट अब उस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखने लगे, है ना। समय बदलता है तो थोड़ा सा नेमिंग का प्रोसेस बदलते रहता है चीज़ों का। तो पहले जो AMU था, एटॉमिक मास यूनिट था, अब वो हो गया यूनिफाइड मास। तो ये जो AMU है वो दरअसल kg में कितना होता है,
केजी से इसको कैसे रिलेट करते हैं, तो इस बात को भी समझें। देखो एएमयू कितना छोटा होता है, तो हम लिखें कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास, केवल 1 यू लिखा जाए। देखो ये कितना छोटा है, दिस इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, या अगर इसको हम केजी में लिखना चाहें तो यही हो जाता है बच्चों 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। तो जरा सोचिए कि एटॉमिक मास का जो यूनिट है, जिसको कि हम एएमयू या केवल यू कहते हैं, वो कितना छोटा है। वो कितना छोटा है, वो इतना छोटा है कि 10 टू दी पावर -27 टाइम्स करोगे तब मतलब कितनी कितनी छोटी वैल्यू है। तो ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि एटम भी तो उतना ही छोटा होता है ना। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो अबाउट द एटॉमिक मास। अच्छा, अब अपना ये जो बच्चों एटॉमिक मास यूनिट है, तो ये तो हम समझ गए कि भाई ये कितना केजी के इक्वल रहता है। इसकी एक डेफिनेशन भी है, देखो क्या डेफिनेशन है। जो एएमयू है उसकी एक डेफिनेशन भी है, और उस डेफिनेशन से जो एटॉमिक मास है उसके लिए एक रेफरेंस भी निकल कर आता है ना। जरा समझें एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है। एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1 एएमयू, वो क्या है, एक एएमयू होता है, दिस इज 1/12, दिस इज 1/12, या सीधा ऐसे लिखते हैं, ये 1 एएमयू हो जाता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यानी कि ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसका 1/12वां हिस्सा होता है 1 एएमयू। दरअसल क्या है बच्चों के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए जो कार्बन 12 है, दिस एक्ट एज अ रेफरेंस, है ना। इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही हम बाकी सबका एटॉमिक मास मेजर कर पाते हैं। तो इसे रेफरेंस क्यों बोला गया? इसे इसलिए रेफरेंस बोला गया क्योंकि एएमयू की जो डेफिनेशन है वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ही ली गई। तो कोई पूछे कि एएमयू कितना मास होता है, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, कार्बन 12 का मास ले लीजिए, जो भी मास आए उसका 12वां हिस्सा कर दीजिए, 1/12 कर दीजिए, सो देन यू विल गेट 1 एएमयू। तो चूंकि एएमयू कार्बन 12 के टर्म में लिखा गया और एएमयू के टर्म में ही सारे एटम के एटॉमिक मास लिखे जाते हैं, तो उससे एक बात और समझ में आई, क्या कि जो एटॉमिक मास है उसका जो रेफरेंस है वो क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, सो दैट इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन 12 एटम। अब हमने केवल कार्बन क्यों नहीं लिखा, कार्बन 12 क्यों लिखा, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। अभी थोड़ी देर में इसको समझेंगे कि कार्बन 12 लिखना और कार्बन लिखने में क्या फर्क है। देखो अभी आगे बात आगे। तो एक बहुत ही बेसिक पॉइंट हमें और समझना चाहिए, वो क्या समझना चाहिए, वो ये है बच्चों कि जो प्रेजेंट सिस्टम है एटॉमिक मास का, सो द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ atomic mass, the present system of atomic mass measurement, है ना, atomic mass measurement is based upon carbon 12 as the standard, है ना, कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड। हमारे लिए जो स्टैंडर्ड है वो है कार्बन 12, और इसी के बेसिस पर हम लोग सारे एटम का एटॉमिक मास लिखते हैं, क्योंकि एएमयू के टर्म में लिखा जाता है, और एएमयू क्या होता है, कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन 12 का मास क्या होता है, कार्बन 12 के एक एटम का मास क्या होगा, तो आप कहेंगे 12 एएमयू। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, ऐसे भी तो बोला जा सकता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 12 एएमयू हो गया। तो 12 एएमयू क्या हो गया, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो ऐसे भी लिख लेते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे
कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दिस इज इक्वल टू 12 AMU। या रीसेंट ट्रेंड देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12U। U मीन्स यूनिफाइड मास, U मीन्स यूनिफाइड मास। चलिए, तो ये तो हुआ अपना एटॉमिक मास होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बहुत ही आसान हो गई, एक एटम का मास ही एटॉमिक मास है। और उसको मेजर कैसे करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ AMU। फिर बात आई AMU क्या है। AMU मास को मेजर करने का एक साधारण सा यूनिट है, जैसा कि kg होता है, ग्राम होता है, इस तरह का। लेकिन ये AMU एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जो बहुत ही छोटे एटम, मॉलिक्यूल, इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मास इसके टर्म्स में यूज करते हैं। और AMU क्या हो गया, AMU हो गया कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है उसका 12वां हिस्सा। तो कितना छोटा है AMU। और kg के टर्म में क्या हो गया, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये तो बात रही AMU की। अच्छा, अब बात आती है कि सर ठीक है, अब ये कार्बन 12 क्यों लिखे, कार्बन ही लिखते तो क्या दिक्कत थी। देखो, तो केमिस्ट्री में एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड आइसोटोप्स। क्या होता है भाई आइसोटोप, देखिए आइसोटोप क्या होता है। वैसे आइसोटोप के विषय में डिटेल में हम लोग करेंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं। आइसोटोप्स बच्चों ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो, या एटॉमिक मास डिफरेंट है ना। तो व्हाट आर आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स से कहोगे कि पार्टिकल्स having same atomic number, but different mass number, या यूं कहें डिफरेंट एटॉमिक मास। देखो इसका क्या मतलब है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कार्बन के आइसोटोप्स का। एग्जाम्पल लेते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन है उस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन। तो किसी भी एटम को अगर हम एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर को रिप्रेजेंट करके लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कार्बन लिख दिया तो उसके नीचे लिख दिए 6 और उसके ऊपर लिख दिया उसका मास नंबर। तो ये हो गया 6C12। अच्छा, अब कार्बन, कुछ कार्बन ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर तो चूंकि 6 ही रहना, एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है आइसोटोप में। लेकिन कुछ कार्बन ऐसे भी होते हैं जिनका मास नंबर 12 की जगह 13 हो जाता है। और कुछ कार्बन ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनका मास नंबर 14 भी होता है। तो एटॉमिक नंबर सबका सेम, लेकिन जो मास नंबर है वो अलग अलग। मास नंबर सबका अलग अलग। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में फर्क क्या है। मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर में क्या, एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लिख देते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर, उसको जनरली हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, दीज आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अच्छा, फिर एक आता है मास नंबर, उसको लिखते हैं A से। तो मास नंबर क्या हो गया, मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। ये दोनों ही न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर।
तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? जैसे कोई एटम X है तो उसको ऐसे लिखते हैं ZXA, है ना, ZXA। Z क्या हो जाता है बच्चों? Z हो जाता है उसका एटॉमिक नंबर और A हो जाता है उसका मास नंबर, और एटम है X, तो इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। दिस इज द एटम एंड A इज मास नंबर एंड Z इज एटॉमिक नंबर, सॉरी Z इज एटॉमिक नंबर। हाँ, तो अगर इन तीन को देखें आप, कार्बन के इन तीन आइसोटोप्स को देखें, तो इन सभी में क्या है बच्चों? सभी में एटॉमिक नंबर एक जैसा है। फर्क किसका है? फर्क मास नंबर का है। अच्छा, एक और बात है, किसी भी एटम का जो मास होता है प्यारे बच्चों, वो क्या करता है कि जो मास है वो मास निर्भर करता है कि उस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। वैसे एक तीसरा भी टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत हल्का होता है, तो उसके मास का इम्पैक्ट ओवरऑल मास पे आता नहीं है, वो बहुत ही छोटा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी बहुत छोटा होता है। तो मास के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं किसी भी एटम में, वो कौन कौन से हैं बच्चों? वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन तो दोनों में सेम ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो देखो एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो फर्क है न्यूट्रॉन का। तो अब जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, मतलब वैसे वैसे न्यूट्रॉन भी बढ़ रहा है। अगर हम इसमें पूछें कितने न्यूट्रॉन, तो आप कहेंगे सर 6। क्यों 6? सर प्रोटॉन तो आप बता रहे हैं कि 6 हैं, और आप मास नंबर बता रहे हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का समीशन है, तो 6 तो सभी में होंगे प्रोटॉन, तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप कहेंगे सर 6। चलो लिख भी लेते हैं। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, न्यूट्रॉन्स को स्मॉल एन से लिखते हैं, चलो, सो दीज आर 6। कोई कहे यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप कहेंगे 7। कोई कहे यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप कहेंगे 8। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या तो बढ़ रही है सर, तो नेचुरल सी बात है मास भी बढ़ेगा ना। तो इन तीनों कार्बन का जो एटॉमिक मास है बच्चों, वो अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि तीनों में प्रोटॉन्स की संख्या सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तीनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं मास के लिए। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, मास बढ़ते जाता है। तो अब बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि कार्बन 12 का मास तो अलग होता है, 13 का अलग होता है, 14 का अलग होता है। तो जो AMU या जो EU है वो क्या है? वो चूंकि उसमें हम लोग कार्बन 12 लिखते हैं, तो कार्बन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई कहेगा सर कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं आप, हम तो 3 तरह के कार्बन को जानते हैं, तो इसका 12वां हिस्सा करें, इसका करें, इसका करें। इसलिए लिखा जाता है कि ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है, उसका 1/12 पार्ट, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिफाइड मास और 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो हमें क्या समझना है, समझ तो लिए, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक एटम में हम लोग जनरली पढ़ते हैं क्या होता है बच्चों, एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बच्चों व्हेन वी विल स्टडी अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियस के अंदर केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स ही नहीं होते, और भी बहुत कुछ होते हैं बट अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग केवल इतने से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर इसके अलावा भी कुछ कुछ नए डिजाइन के पार्टिकल होते हैं, तो अभी तक तुम यही सीखे, अब आगे आगे और भी सीखोगे। तो एनीवेज अभी तक हम यही जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, 3 ही तरह की बातें जानते हैं। तो कितने पार्टिकल हो गए? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है, और भी होते हैं, अब वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतनी ही पढ़ते हैं। अच्छा, अगली बात क्या है काम की? काम की बात ये है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को E- से लिखते हैं, वो बहुत छोटा है। किसके कंपैरिजन में? बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ
न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन को P+ लिखते हैं, न्यूट्रॉन को केवल N लिखते हैं, है ना। न्यूट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस कर दिए, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस कर दिए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का उन दोनों से बहुत कम होता है। अच्छा, तो जब ये पता चल गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, दो बार मैंने देखो लिख दिया, गड़बड़ी कर दी, दो बार ऑफ लिख दिया है, कोई बात नहीं, चलो। तो जब इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहां पे ऐसा करते हैं कि ये तुमको ऐसा लग सकता है कि सर ने डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं है, ऐसा लिख लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ऐसे अलग अलग करके लिख देते हैं। जब ये पता चल गया कि मास इलेक्ट्रॉन का बहुत छोटा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, तो फिर अगली बात क्या पता चली? ये पता चली कि जो मास ऑफ एटम है या जो एटॉमिक मास है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, रिस्पॉन्सिबल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि तो बेचारा बहुत कम है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो मेनली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर responsible for atomic mass, चलो ये बात पता चल गई कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये बात पता चली तो उससे एक बात और समझ में आई, क्या? कि जो आइसोटोप हैं, चूंकि उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होती है, तो हर आइसोटोप का एटॉमिक मास भी अलग अलग होता है ना। तो ये बात पता चली कि एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन isotopes, so mass of isotopes are also different, है ना। सारे आइसोटोप्स का मास अलग अलग होगा, और जिसमें जितने जैसे जैसे न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? मास भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, तब फिर एक और मन में कंफ्यूजन आएगा, क्या? देखो क्या कंफ्यूजन आएगा। तो फिर एक बात और, चूंकि आप लोग 10th पास करके आते हैं, तो पीरियोडिक टेबल भी नाम सुना होगा पहले कभी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एटॉमिक मास हमको रटवाए जाते हैं, दिमाग में फिक्स रहता है। तो कैसे रटे हुए रहते हैं? तो आप याद करके रखते हैं कि भाई जो एटॉमिक मास है कार्बन का, वो होता है 12, ठीक है, 12 AMU। तो आपको तो याद रहता है कि एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो 12 AMU है। तो अब हम पूछें कि एक बात बताओ, ठीक है 12 AMU तुम याद किए, अच्छी बात है, ये कौन सा कार्बन है? कार्बन तो 3 तरह के, तो ये जो 12 आप AMU याद करके रखते हैं, ये कौन सा वाला कार्बन है? तो अगर आप कहेंगे ये कार्बन 12 है, तो हम कहेंगे तो भाई तो इसी कार्बन की इज्जत है क्या कार्बन 13 और 14 का कोई मतलब ही नहीं? उसको क्यों याद नहीं किए? क्यों 12 याद रखते हो? 13 क्यों नहीं रखते हो? 14 क्यों नहीं रखते हो? 12 ही क्यों याद रहता है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो दिक्कत है। ऐसे बच्चों कई सारे ऐसे एटम्स होते हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में नेचर में मिलते हैं, आइसोटोप्स के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन हम सबके लिए एटॉमिक मास तो एक ही याद रखते हैं, अलग अलग वैल्यू तो याद रखते नहीं। ऐसा तो कभी आपको पढ़ाया नहीं गया कि कार्बन का मास कभी 12 AMU होता है, तो कभी 13 AMU होता है, तो कभी 14 AMU होता है, कभी पढ़ाया गया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं पढ़ाया गया। हमने तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU ही सर रट के रखा हुआ है। तब देखो अब इसका क्या मतलब है। जैसे कार्बन तो 3 तरह का, तो अगर हमसे पूछा जाए कि उसका एटॉमिक मास बताइए, तो या तो तीनों का अलग अलग बताएं तो स्पेसिफाई कर देंगे सर ये कार्बन 12 है तो 12 AMU, और कार्बन 13 का सर आप बताए नहीं, पता ही नहीं है क्या होता है। कार्बन 12 का ही ना बताया, भी 12 AMU, और सर कार्बन 14 का भी आपने नहीं बताया।
तो होता क्या है बच्चों कि या तो हमें फिर सबका अलग अलग बताना पड़े सारे आइसोटोप का, या फिर क्या करते हैं एवरेज ले लेते हैं, तीनों का एवरेज ले लिए। किसी एटम के 4 आइसोटोप, तो चारों के मास का एवरेज ले लिए, तो वो सबका हो गया मास। तो जो आप एटॉमिक मास याद रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो दरअसल क्या होते हैं, वो एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। या फिर मान लीजिए कोई एटम है जो एक ही फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, उसके आइसोटोप होते ही नहीं, तब फिर क्या हो गया, तब फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब है जैसे कार्बन जैसी प्रजाति के जो लोग हैं, जो 3 तरह से नेचर में मिलते हैं, तो उनके तीनों के एटॉमिक मास अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? तो हम तीनों का अलग अलग बताएं या फिर सबका एवरेज बता दें। तो जो एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में तुम देखते हो लिखे हुए, वो दरअसल सबका एवरेज होता है बच्चों, सारे आइसोटोप के मास का एवरेज होता है। तो देखो, एक बात हमें और भी याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए? या एक काम कर लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास करके एक आर्टिकल ही लिख लेते हैं, है ना, तो बढ़िया हो जाएगा। सो लेट्स डू एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। तो अगर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिख दिया जाए 12 m, तो ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये सवाल उठ सकता है कि ये भाई कार्बन तो 3 तरह के, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो देखो, अब हम करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? क्या होता है कि many atoms exist in nature in more than one forms, जिन्हें अभी हम लोग आइसोटोप पढ़े, आइसोटोप्स बोलते हैं। एक से ज्यादा तरीके से एग्जिस्ट करता है प्रकृति में आइसोटोप्स के फॉर्म में। तो जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो उन सब आइसोटोप्स के मास का एवरेज होता है। तो क्या हमें याद रखना चाहिए? हमें याद रखना होगा कि हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास है, किसी भी एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन एटम, this is average of, या ऐसे कह लें, दिस इज चलो ठीक है, दिस इज एवरेज ऑफ masses of all isotopes। अब यहां पर एक पंगा और है। ये चलिए ठीक है सर, सभी आइसोटोप के मास का एवरेज है, लेकिन अब देखो एक चक्कर और फंसता है यहां पर। क्या? अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई ये जो अपने 3 तरह के अभी सर आपने आइसोटोप बताए कार्बन के, 6C12 बताया सर अभी, फिर एक बताया 6C13, फिर एक बताया सर 6C14। तो सर ऐसा भी तो होगा कि इनका जो है नेचर में अबंडेंस भी अलग अलग हो, मतलब परसेंटेज अगर पूछा जाए, जैसे पूछा जाए कि भाई कार्बन का एक सैंपल लिया तो उसमें कितना परसेंटेज C12 हो सकता है, C13 या C14, कितने परसेंटेज होता है? या तो तीनों बराबर बराबर हो, या कुछ अलग अलग भी हो सकता है ना, तभी ना एवरेज पता चलेगा। तब समझिए, नेचर में जो कार्बन होता है, उस कार्बन में इसका जो रिलेटिव अबंडेंस है दैट इज ऑलमोस्ट 99%, और यू कैन से 98 पॉइंट समथिंग, और ये फिर थोड़ा कम होगा, और ये तो बहुत ही कम है। तो एवरेज में जब एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस कितना है, कौन कितना परसेंटेज नेचर में पाया जाता है।
ये पता चले तब फिर ठीक से एवरेज निकले, है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखें, है ना, इस बात को भी हम लोग नोट करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास में अगली बात यह है कि जो एवरेज एटॉमिक मास होता है बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट या एटम भी कह सकते हैं, ऑफ एन एटम, इज कैलकुलेटेड, या एलिमेंट वर्ड ही रखो तो ज्यादा बढ़िया है, पीछे भी एलिमेंट वर्ड ही लिखेंगे, क्योंकि एटम तो वो C12 एक अलग एटम हो गया, C13 एक अलग एटम हो गया, C14 एक अलग एटम हो गया, लेकिन एलिमेंट तो कार्बन ही, तो एलिमेंट वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है एवरेज एटॉमिक मास के साथ। पीछे भी हम लोग जब लिख रहे थे तो एलिमेंट के बगल में हम लोग एटम लिखे थे, तो एटम को आप हटा दीजिए। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड using relative abundance। रिलेटिव अबंडेंस थोड़ा सा ज्यादा भारी टर्म हो गया मुझे लग रहा है, थोड़ा आसान टर्म में लिख लेते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, परसेंटेज अकरेंस ऑफ its isotopes, है ना। किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनका नेचर में परसेंटेज अकरेंस कितना है, इस बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कार्बन का, तो बात एकदम समझ आ जाएगी। कार्बन का जो 3 आइसोटोप है उसको एवरेज कैसे लेना है और कैसे एवरेज एटॉमिक मास तक पहुंचते हैं, लेट अस सी। देखिए बच्चों, कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3 कॉलम्स लिखते हैं। इन फर्स्ट कॉलम वी विल बी राइटिंग आइसोटोप्स, दूसरे कॉलम में हम लोग लिखने वाले हैं रिलेटिव अबंडेंस, और इसे लिखेंगे परसेंटेज टर्म्स में। एंड इन द थर्ड कॉलम वी विल बी हैविंग एटॉमिक मास, और उसे हम लोग लिखने वाले हैं AMU में या U, जो भी लिखना चाहें। देखो, तो कार्बन के अगर आइसोटोप की शुरुआत करें तो 6C12 से करते हैं। तो 6C12 का जो एग्जैक्ट परसेंटेज अबंडेंस रहता है नेचर में आउट ऑफ ऑल 3, सो दिस इज ऑलमोस्ट 98.892%। और इसका तो एटॉमिक मास हम जानते ही हैं कि यही तो रेफरेंस है सबका। तो अभी क्या सीखे थे कि C12 का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 m, 12 m ही हो गया। अच्छा, अब आता है दूसरे नंबर पर 6C13। ये जो 6C13 है इसका जो रिलेटिव अबंडेंस होता है नेचर में, सो दैट इज 1.108%, and its atomic mass in AMU is 13.0035. Then come to the third and the last, which is C14. तो इसका जो abundance है परसेंटेज टर्म्स में देखें, वेरी लो, एक्सट्रीमली लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। So its abundance is 2 into 10 to the power minus 10, such a low value percentage, and its mass is 14.00317। तो ये बच्चों 3 आइसोटोप्स हो गए अपने, और तीनों नेचर में किस परसेंटेज में मिलते हैं हम ये भी समझ लिए, है ना।
मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ सो दैट इट मे बी क्लियरली विजिबल टू यू। ओके, नाउ इट्स लुकिंग फाइन। अब इतना किए तो थोड़ा और भी कर देते हैं। अब इतना किए तो थोड़ा टेबल ही बना देते हैं। देखो बच्चों, क्या है ना, थोड़ा जब भी हम लिखते पढ़ते हैं तो जितना साफ सुथरा बना पाए, जितना सुंदर उसको लिखें उतना बढ़िया है। चलो, अब ये बढ़िया टेबल हो गई एक। तो ये तो हो गया अपना आइसोटोप्स का रिलेटिव अबंडेंस और उनका एटॉमिक मास। अब इसका एवरेज कैसे लिखा जाए? तो देखो, एवरेज लिखने का क्या तरीका होता है। तो अगर हम एवरेज एटॉमिक मास लिखें, अगर हम एवरेज एटॉमिक मास लिखें बच्चों, तो क्या करना रहता है हमें? सबका जो जो एटॉमिक मास है और उसका जितना परसेंटेज है, यू मल्टीप्लाई दीज थिंग्स एंड ऐड फॉर ऑल द आइसोटोप्स। ये हो गया पहला कार्बन 12 का। दूसरे का क्या है भाई? 13.0035। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आता है एवरेज एटॉमिक मास। ये एग्जैक्टली वैल्यू आप याद ना रख पाए, परसेंटेज आपको याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जस्ट एज वी आर स्टार्टिंग एवरीथिंग, so there must be no space for doubt or apprehension. Everything must be crystal clear. 2 into 10 to the power minus 10, है ना? तो हमने क्या किया, पहले सबका मास लिखा, फिर वो कितना परसेंटेज पाया जाता है वो लिख दिए। एंड नाउ एवरेज जब भी लेते हैं या मीन जब भी लेते हैं तो क्या करते हैं, नीचे फिर टोटल लिखा जाता है। तो टोटल इज व्हाट? टोटल इज 100%। टोटल इज 100%। अब आप इसको कैलकुलेट करिए और सॉल्व करिए। सो यू विल हैव अ वैल्यू विच विल बी ऑलमोस्ट वर्ड का मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आप बोलते हैं, क्योंकि वो तो डेसिमल के बहुत आगे तक आ जाएगा। तो इफ यू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो लगभग 12.011 यूनिफाइड मास, ये वैल्यू आएगी। तो अपना जो कार्बन है उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होता है दैट इज दिस वैल्यू 12.011। AMU लिख दीजिए या केवल U लिख दीजिए। तो इसलिए हम लोग जो कार्बन का एटॉमिक मास लेते हैं वो केवल और थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ करके केवल 12 भी बोल देते हैं। तो वो 12 क्या है? वो 12 दरअसल, वो 12 जब हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं तो वो 12 दरअसल इन तीनों आइसोटोप्स के मास का एवरेज होता है बच्चों। और उसकी अगर एग्जैक्टली प्रिसाइज वैल्यू की बात करी जाए सो दैट इज 12.011 U यूनिफाइड मास, और AMU पे लिख सकते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर कार्बन, है ना? दिस इज द एग्जाम्पल फॉर कार्बन। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ आइसोटोप का और उसके एवरेज एटॉमिक मास का। और जो पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का रहता है तो हम लोग जो मास उसमें मेंशन करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, वो दरअसल एवरेज एटॉमिक मास ही होते हैं बच्चों। अब जो एलिमेंट ऐसा है जो एक ही एटम के फॉर्म में नेचर में मिलता है जिसका आइसोटोप ही नहीं है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इतने सब झंझट से हम लोग मुक्ति पा जाते हैं। और जो एक से ज्यादा फॉर्म में मिलता है उसमें हमें जरूर एवरेज लेना रहता है। Okay, now let's have another example which is for, let's say, chlorine. क्लोरीन को देखें, Cl। अब ये जो क्लोरीन एलिमेंट है, ये क्लोरीन भी बच्चों दो फॉर्म में नेचर में मिलता है, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 2 आइसोटोप्स। अब इसमें 2 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? तो इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, तो 1 आइसोटोप इज 17 क्लोरीन 35 एंड द अदर इज 17 Cl 37। 2 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि दोनों में
यहाँ पर देखो मास नंबर 35 और यहाँ पर 37, तो एटॉमिक मास भी अलग अलग होगा। अच्छा, नेचर में इनका जो रेशियो होता है, यहाँ परसेंटेज के टर्म में नहीं लिखते, यहाँ थोड़ा आसान है तो मैं रेशियो के टर्म में लिख देता हूँ। सो द रेशियो फॉर Cl35 एंड Cl37 इज 3:1। क्लोरीन में, अगर क्लोरीन का कोई नेचर में आप देखेंगे अबंडेंस, तो जो 35 वाला आइसोटोप है वो लगभग 3 गुना रहता है 37 वाले से, है ना। सो दिस इज द रेशियो फॉर दीज टू आइसोटोप्स। परसेंटेज टर्म में लिखोगे तो इसको 75 कर देंगे, इसको 25 कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब अगर एवरेज एटॉमिक मास की बात करी जाए, एवरेज एटॉमिक मास of chlorine, so this would be how much? 35 एटॉमिक मास है तो वो 3 हिस्सा है, 37 एटॉमिक मास है तो उसका एक ही हिस्सा है ना। ये मीन्स ये 3 टाइम्स है, 1 टाइम है, और नीचे 3+1 कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, आप 75 यहाँ लिखते, 25 यहाँ लिखते, तो नीचे 75 + 25 100 करते, एक ही बात है। एवरेज निकालना चाहे जैसे निकालो। तो when you solve this, you will get the value 35.5 U, या AMU भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो आपने याद रखा होगा जब आप 10th में पढ़ते थे कि जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन का जो मास है, एटॉमिक मास, वो 35.5 AMU होता है। तो वो दरअसल क्या है? वो दरअसल इन दोनों आइसोटोप्स के मास का एवरेज है, और वो भी किस बात को कंसीडर करते हुए कि किसका कितना रिलेटिव अबंडेंस है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। अब एक बात और भी हमें ध्यान रखनी है, क्या? कि हम जो कुछ याद रखते हैं वो सब क्या है? वो सब कुछ एवरेज है, ठीक। अच्छा, पहले तो एक चीज का और क्लैरिफिकेशन आवश्यक है कि हर एटम, हर एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाए जरूरी नहीं, यानी सबके आइसोटोप हो ये भी जरूरी नहीं। तो सबके लिए एवरेज एटॉमिक मास नहीं डिफाइन करते हैं। तो इस बात को भी याद रखना है कि ईच एलिमेंट may not be found in more than one form, या में तो ठीक नहीं रहेगा, हम इस तरह से लिखते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं सारे पीरियोडिक टेबल में रहते हैं बच्चों। ईच एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नॉट फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक। बहुत ही कम होते हैं जो इस तरह से पाए जाते हैं। सो ओनली सम ऑफ द एलिमेंट्स have isotopes. Only some of the elements have isotopes. हो गया प्यारे बच्चों? तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास है बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास is considered only when some element possess more than one natural forms, more than वन नेचुरल फॉर्म्स, और उन्हीं नेचुरल फॉर्म्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? आइसोटोप्स। उन्हीं को क्या नाम देते हैं? आइसोटोप्स, ठीक।
अब ये आइसोटोप वाले आर्टिकल में एक और आखिरी बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास मेंशन करते हैं वो दरअसल अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर मान लीजिए मल्टीपल फॉर्म है जैसे आइसोटोप्स हैं तो एवरेज एटॉमिक मास मेंशन करते हैं। तो फॉर सच एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स? जो आइसोटोप्स रखते हैं, है ना। फॉर सच एलिमेंट्स ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं हैविंग आइसोटोप्स। atomic masses mentioned in periodic table are average atomic mass, masses. Are average atomic masses. So ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वही लिखा जाता है बच्चों। ये चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है तो हमें जो भी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देना पड़ता है। सो उसके लिए हमारे पास टूल है कि भी हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। ओके बच्चों, तो एटॉमिक मास इज ओवर। अब सामने एक टेबल देख रहे हैं और इस टेबल में क्या है कि सम इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मासेस, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट एटम्स दिए हैं और उनके सामने उनके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 8, बोरॉन 11 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो बेहतर होगा कि आप लोग धीमे धीमे इसको याद कर लें, क्योंकि आगे केमिस्ट्री, अभी तो ये पहला ही चैप्टर है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट। धीमे धीमे क्या होगा, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये तो बेसिक है, इतना तो आना ही चाहिए, ये याद रहेगा तो आगे आपके लिए बहुत सुविधा रहेगी। बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा पीछे पलट के कि किसका क्या एटॉमिक मास है। वैसे तो बहुत सारे एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, बट एटलीस्ट इनमें से सभी आप याद रखें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। ओके, सो एटॉमिक मास इज नाउ फाइनली ओवर। अब एटॉमिक मास के बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, ये एक नया टर्म है और इसका मतलब भी दूसरा है। जैसे एटॉमिक मास का मतलब हमने सीखा कि दैट वाज द मास ऑफ वन एटम, ऐसी मॉलिक्यूलर मास है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ बच्चों, ये हुआ इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये भी बच्चों एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, उसकी तरह इसका भी यूनिट क्या रहेगा, यूनिफाइड मास और एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। सो इट इज ऑल्सो measured in AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या केवल आप यू भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास, चूंकि एक मॉलिक्यूल का मास होता है बच्चों, और मॉलिक्यूल क्या है, एक मॉलिक्यूल में कम से कम 2 एटम तो होने ही चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास एक सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं H2O। सो व्हाट इज H2O? सो दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये पानी का मॉलिक्यूल है।
तो इस वाटर मॉलिक्यूल में कुल कितने एटम्स हैं? तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो इन सभी एटम्स के मास को अगर हम ऐड कर दें, देन वी गेट द मास ऑफ दिस एंटायर मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूलर मास में ये तो बात समझ में आ ही गई कि ये एक मॉलिक्यूल का मास होता है। एक और भी बात याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? कि molecular mass is sum of atomic masses of all the atoms present in the molecule. अपने मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मासेस का समेशन ही क्या हो जाता है? अपना मॉलिक्यूलर मास। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखो कुछ मॉलिक्यूलर मासेस के एग्जांपल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द H2O। H2O से ही स्टार्ट करते हैं। तो H2O में क्या है भाई? 2 हाइड्रोजन है। तो अभी पीछे जो चार्ट देखा तो उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1। चूंकि 2 एटम थे तो 2 into 1। देन एक ऑक्सीजन भी है बच्चों, इसका एटॉमिक मास हो जाता है 16। तो कुल टोटल कितना हो गया? 16 + 2 which is 18। So the atomic mass summation is 18। तो H2O इसका जो मॉलिक्यूलर मास हुआ वो टोटल कितना हो गया बच्चों? वो हो गया 18 AMU। फिर दूसरा एग्जांपल जैसे बात करते हैं, से हमने ले लिया O2, है ना। पहले मैं कुछ एग्जांपल ही लिख लेते हैं और फिर सबका क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास चेक कर लेंगे। से C6H12O6 ये होता है बच्चों ग्लूकोज। ये किसका मॉलिक्यूल है? दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देन कम टू द फोर्थ, से H2SO4 ले लेते हैं विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या हो जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे कितने भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं। इसको भी चलो मैं ब्लू ही कर देता हूं, सब एक जैसे दिखेंगे। ओके, तो इन मॉलिक्यूल का अपने को मॉलिक्यूलर मास चाहिए। ऐसे कितने भी आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। तो देखो भाई, यहां पर 2 इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और हर एटम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16 AMU। सो इट इज टोटल 32 AMU। तो O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हो गया 32 AMU। नाउ कम टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यहां पर 6 एटम है बच्चों कार्बन के, और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। देन वी हैव 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स एटॉमिक मास इज 1 यूनिट। देन वी हैव 6 ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास इज 16 यूनिट। तो इफ यू ऐड ऑल दीज वी गेट 180 टोटल। मीन्स इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? 180 AMU। केवल बच्चों आप 180U भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास, और यही लिखा ही जा। अब बच्चों आते हैं H2SO4 पर, है ना। इसका देखो मॉलिक्यूलर मास एकदम वैसे ही। से अपने पास 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर और दोनों का मास होता है 1 AMU। तो 2 into 1 हो गया। फिर एक सल्फर है, सल्फर का हो जाता है 32 AMU और फिर 4 ऑक्सीजन के एटम है 16 AMU। सो इफ यू ऐड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू हैव 98 एज द समेशन। तो आप AMU भी यूज कर सकते हैं और EU भी लिख सकते हैं, एक ही बात है बच्चों। ध्यान रहिए, AMU/U डिवाइडेड बाई U नहीं है। ये तरीका है कि आप AMU भी लिख सकते हो या EU भी लिख सकते हो। एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते हैं, उसी को आप यूनिफाइड मास भी कह सकते हैं।
चलो बढ़िया हो गया, मॉलिक्यूलर मास तो अच्छे से समझ गए। अब इस लेक्चर में आखिरी पार्ट है विच इज फॉर्मूला मास। देखो जरा ये फॉर्मूला मास क्या है और कब इसको यूज करना है, देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर्मूला मास के लिए शुरुआत करते हैं, कंसीडर आयनिक कंपाउंड। कुछ आयनिक कंपाउंड जरा चेक करके देखते हैं। कंसीडर आयनिक कंपाउंड्स, है ना। अभी समझ में आएगा कि फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में दरअसल फर्क क्या है और क्या सिमिलैरिटी है। तो आयनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो आयनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हो सकते हैं। हम जैसे NaCl हो गया, है ना बच्चों, KCl हो गया एंड सो ऑन। तो NaCl का एग्जांपल लेते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स में अगर NaCl की बात करें तो पहले NaCl का जरा जो आयनिक सॉलिड है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो फिगर बना हुआ है, दिस इज अ आयनिक सॉलिड ऑफ NaCl, है ना। ये जो सॉलिड NaCl है उसका ये 3 डायमेंशनल पैक्ड स्ट्रक्चर है। जरा देखो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या देख पा रहे हो। इसमें हमें भाई 2 तरह के गोले नजर आ रहे हैं, 2 तरह के बॉल्स नजर आ रहे हैं, 2 तरह के स्फीयर नजर आ रहे हैं। एक तो है ये जो ऑरेंज स्फीयर है एंड द अदर इज दिस ब्लू स्फीयर। अच्छा, और ये सारे स्फीयर आप आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, तो ये जो NaCl जो आयनिक कंपाउंड है या जो आयनिक सॉलिड NaCl है बच्चों, सबसे पहले तो इसमें ये समझना होगा आपको कि NaCl बोल के एक बॉल नहीं है। जैसे हम लोग बात करते थे पीछे H2SO4 की बात हुई, H2O की बात हुई, तो जब भी जैसे मान लीजिए एक सैंपल H2SO4 का H2O का है तो वो क्या होगा कि कई सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो कई सारे H2SO4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। लेकिन यहां पर बच्चों NaCl का तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं दिख रहा है। यहां क्या दिख रहा है, यहां पर 2 अलग अलग तरह के सिस्टम नजर आ रहे हैं। एक है Na+ और दूसरा है Cl-। तो आयनिक कंपाउंड्स में सबसे पहली जो काम की बात है वो ये है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है ना। तो सबसे पहले तो ये लिखना होगा हमें या याद रखना होगा कि नो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब हो गया इंडिविजुअल या सेपरेट, जैसे भी करना चाहें। सो नो डिस्क्रीट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इंडिविजुअल या सेपरेटेड, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें, इंडिविजुअल। सो नो डिस्क्रीट NaCl मॉलिक्यूल। ठीक, इस NaCl के सिस्टम में, इस NaCl सॉलिड में NaCl मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, तो क्या है फिर? ये NaCl जिन कैटायन और जिन एनाइन से मिलकर बना हुआ है, बस वही कैटायन एनाइन दिख रहे हैं। तो आप कहें सर ऐसा नहीं कर सकते, एक कैटायन और एनाइन को मिला के एक मॉलिक्यूल मान लें? नहीं कर सकते। देखो यहां पर क्या है, अगर इस NaCl की बात करें तो क्या होता है, या किसी भी आयनिक सॉलिड की बात करें तो क्या होता है कि एक आयन ऑपोजिट, जैसे Na+ की बात करें तो यहां पर बच्चों ये जो Na+ है ना, ये 6 Cl- से सराउंडेड है। देखो कैसे, जैसे ये तो सबसे बाहर का Na+ मैं ले रहा हूं, अंदर का कोई भी Na+ लोगे, जैसे इसको, इसी को देखो तो 3 इसके पीछे हैं, ऐसी 3 इसके आगे भी होंगे, है ना। 3 ब्लू बॉल्स इसके पीछे, 3 ब्लू बॉल्स इसके आगे भी होंगे। आप किसी अंदर वाले इस ऑरेंज बॉल को देखेंगे, ऑरेंज स्फीयर को देखेंगे, तो यू विल फाइंड कि दिस इज सराउंडेड विथ 6 ब्लू बॉल्स। तो ऐसे ही बच्चों हर आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि एक आयन ऑपोजिट पोलैरिटी के आयन से सराउंडेड रहता है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए कि या हमें याद भी रखना होगा कि बच्चों इन आयनिक कंपाउंड्स, इन आयनिक कंपाउंड्स कॉमा each ion is surrounded
बाई ऑपोजिट पोलैरिटी आयंस, है ना। मतलब कैटाइन है तो एनाइन उसको घेरे हुए खड़े हुए हैं, और एनाइन है तो कैटाइन से घिरा हुआ है। लेकिन एक Na+ और एक Cl- मिलकर एक नया बॉल बना दे, ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो यही फर्क है आयनिक कंपाउंड्स में और जो पीछे के कोवैलेंट कंपाउंड्स थे उनमें। क्या है बच्चों, एक मॉलिक्यूल एक सेपरेट यूनिट है, सेपरेट एंटिटी है। यहां मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहां पर एक यूनिट क्या है, आयन एक यूनिट है, कैटाइन एक अलग यूनिट है, एनाइन एक अलग यूनिट है ना। यही फर्क है। तो इन आयनिक कंपाउंड्स, molecule is not a unit, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल से मिलकर आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनते हैं ना। इसी सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि आयनिक, इसको पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं हम लोग कि जो आयनिक कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट composed of molecules बच्चों, है ना। मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल होते ही नहीं है। they are composed of ions, है ना। आयन से मिलके बनता है आयनिक कंपाउंड। ये बेसिक फर्क है एक आयनिक कंपाउंड में और एक नॉन आयनिक कंपाउंड में। इसमें मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, आयन्स होते हैं। कैटाइन अलग हो गया, एनाइन अलग हो गया। अच्छा, तब जैसे आपसे पूछें कि भाई इस NaCl की चूंकि बात हुई तो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं बच्चों कि इन NaCl ionic solid, one Na+ ion is surrounded by 6 Cl- ion। एक Na+ आयन जो है वो 6 Cl- आयन से सराउंडेड रहता है। ऐसा हर आयनिक सॉलिड में अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सब में कैटाइन 6 एनाइन से सराउंडेड रहेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। वो डिपेंड करेगा कि कैसा आयनिक सॉलिड है आपका। ये NaCl का चूंकि एग्जाम्पल किए तो याद रख लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो अब बात कर रहे थे फॉर्मूला मास की। तो कोई कहे अच्छा बताओ अच्छा कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, बताओ जरा क्या होगा इस सवाल का जवाब। तो आप कहेंगे सर ऐसा अत्याचार मत करिए, जो चीज होती ही नहीं उसका आप मास पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ NaCl जब होता ही नहीं है तो हम क्या मास बता दें उसका। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ही क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ही तो मॉलिक्यूलर मास होता है। इसी को कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ऐसे कह देगा, कोई ऐसे कह देगा मॉलिक्यूलर मास बताइए साहब NaCl का। तो आप कहेंगे सर जो चीज है नहीं उसका क्या मास बता दें, क्या पूछ रहे हैं आप, आपका प्रश्न ही गलत है। जैसे कोई कहे NaCl का मास बताइए तो मॉलिक्यूलर मास तो बोल नहीं सकते। तो NaCl क्या है बच्चों, एक केमिकल फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में 2 आयन्स हैं Na+ Cl-। तो हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के केस में मॉलिक्यूलर मास की जगह रिप्लेस कर देते हैं फॉर्मूला मास से, है ना। तो हम लोग जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो होगा फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। अच्छा, अब फॉर्मूला मास निकालने का तरीका सब वही है जो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका है।
Na है तो इसका एटॉमिक मास लिखते हैं हम लोग 23 और क्लोरीन है तो 35.5. So all together this becomes 23 और 35.5. So 0 कितना हो गया भाई? ये हो गया 58.5 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास. So this is the formula mass of NaCl. तो फॉर्मूला मास जो है उसको सॉल्व करने का तरीका, लिखने का तरीका, यूनिट सब कुछ एकदम सेम है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास की तरह. बस मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज नहीं करना है. यूज क्या करेंगे? फॉर्मूला मास. क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है. इतनी सी बात है बच्चों फॉर्मूला मास में. सो विद दिस ये अपना बहुत ही अहम सेक्शन एटॉमिक मास, फिर हमने देखा इसमें मॉलिक्यूलर मास, और फिर हमने देखा फॉर्मूला मास. सो दिस इज ओवर. सो थैंक यू प्यारे